हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं समान सिविल संहिता के बारे में। यूसीसी पर्सनल लॉ के संबंध में धार्मिक भेदभाव का अंत करता है, सभी नागरिकों के लिए एक कानून की वकालत करता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। संपत्ति विवाद के मामलों में एससी ने यूसीसी को लेकर निम्न टिप्पणियां की है। यूसीसी को लागू करने में सरकारी प्रयास अपर्याप्त। वर्ष 1996 में हिंदू कानूनों के संहिताबद्ध होने के बावजूद कोई गंभीर प्रयास नहीं। यह संविधान संस्थापकों की उपेक्षाओं की अनदेखी है। एससी ने इस मामले में गोवा को एक बेहतरीन उदाहरण माना। समान सिविल संहिता क्या है? इसका लक्ष्य भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करना है। वर्तमान में सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में विभिन्न धर्म के लोग अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान सिविल संहिता, यूसीसी और विवाद। अनुच्छेद 29 और 30 के अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज के संरक्षण का अधिकार देते हैं। वे अपने धर्म के हिसाब से शिक्षण संस्थानों का संचालन कर सकते हैं, अपने धर्म, रीति रिवाज और मान्यताओं का अनुसरण कर सकते हैं। समान नागरिक संहिता को इन अधिकारों के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। भारत का एक बड़ा तबका समय समय पर इस कानून की मांग करते रहा है। अब तक क्यों नहीं लागू हो पाई है? सांस्कृतिक विविधता के कारण निजी मामलों में एक समान राय बनाना व्यवहारिक रूप में बेहद मुश्किल है। देश के अलग अलग हिस्सों में ही एक ही मजहब के लोग के रीति रिवाज, कुछ विशेष वर्ग समान नागरिक संहिता को अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए उचित नहीं मानते। अतः एक बड़ी आबादी को नज़रअंदाज कर कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता है। अगर फैसला ले लिया जाता है तो उसे समग्र रूप देना कतई आसान नहीं होगा। इसके अलावा कई राजनीतिक बाधाएं भी हैं। मौजूदा वक्त में गोवा अकेला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वोट बैंक की राजनीतिक इस मुद्दे पर संजीदगी से पहल न होने से एक बड़ी वजह है। दूसरी पार्टियां इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीतिक बता रही है। तत्कालीन समय में हिंदू संस्कृति पर हमला बताते हुए इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ है। एक दल समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बता रहा है। गौरतलब कि 1948 में हिंदू कोड बिल संविधान सभा में लाया गया था। इस विरोध के कारण तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम। क्या संविधान में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। कोई भी राज्य अगर चाहे तो इसको लागू कर सकता है। संविधान उसको इसकी इजाज़त देता है। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक प्रावधानों को कोर्ट में बदला नहीं जा सकता। इसमें जो व्यवस्था की जाएगी वो सुशासन व्यवस्था की प्रवृत्ति के अनुकूल होने चाहिए। पुराना इतिहास। अंग्रेजों की व्यवस्था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने उत्तराधिकार, शादी विवाह और अन्य धार्मिक मामलों में दिए गए आदेश में कहा कि मुस्लिमों से संबंधित कुरान के कानून और हिंदुओं के लिए शास्त्र से जुड़े नियम कानूनों का पालन किया जाए। निष्प्रभावी हुए फतवा। 1817 में ब्रिटिश जजों ने फतवों को व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया। एक प्रस्ताव पारित कर उन फतवों को बाध्यकारी प्रकृति को खत्म किया गया। मौजूद नियम कानून। शादी तलाक को लेकर विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अब तक कई कानून बनाए जा चुके हैं। इनमें प्रमुख है द कन्वर्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866, द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, द काजी एक्ट 1880, द आनंद मैरिज एक्ट 1909, द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट
एक्ट 1929, द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के सराई कानून के तहत मुस्लिमों के लिए कुछ पर्सनल कानून बनाए गए, लेकिन अंग्रेजों ने मुस्लिमों पर इन कानूनों को थोपा नहीं। इसके सेक्शन 3 के अनुसार यह उनकी मुस्लिम पर लागू होता था जिन्होंने लिखित में इस दायरे में आने की बात मानी थी। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, अलग अलग धर्मों के लोग इसके तहत अपनी शादी को पंजीकृत करवा सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी अन्य रूप में की गई शादी को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत किया जा सकता है अगर यह इस कानून की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो। अल्पसंख्यकवाद जड़, बहुसंख्यकवाद लक्षण। देश में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है उसके जड़ की पहचान करने में भारतीय विश्लेषक कुछ मेधावी साबित नहीं हुए हैं। वास्तव में अल्पसंख्यकवाद जड़ में है, बहुसंख्यकवाद तो केवल इसका एक लक्षण भर है। अगर आप अपने लक्षण को हटाना चाहते हैं तो पहले से जड़ का उपचार करना होगा। समान नागरिक संहिता से एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। समान नागरिक संहिता का महत्व। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी नियमों में समानता, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में मजबूती तथा यह धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में मदद। सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं के कारण वंचित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। समुदायों में परस्पर सद्भाव व धार्मिक सद्भाव के कारण कट्टरता में कमी। भारत में विशाल जनसंख्या आधार का प्रशासन सुविधाजनक। एकत्रित पर्सनल लॉ से समुदायों में व्याप्त बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन परंपराओं के लिए उन्मूलन में मदद। समान नागरिक संहिता के विरोध का आधार। संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेकर इसे एक अत्याचार के रूप में पेश किया जा सकता है जिसे देश के सामाजिक तनाव और अशांति, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को प्रभावित करने के कारण बहुमत पर प्रभाव, भारत की विविधता, रीति रिवाज और क्षेत्रीय परंपराओं को खतरा और आदिवासियों की पहचान का संकट, भारतीय समाज की बहुसंस्कृतिवाद पहचान में कमी, धार्मिक पहचान का कमजोर होना। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।